यामिनी की बात सुनकर अभिमन्यु मन में सोचने लग जाता है। वो लॉकेट तो युग को उसकी माँ ने दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अनुराग अंकल ही नहीं बल्कि चित्रा आंटी को भी यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ पता था और वो जानती थी कि युग को यक्षिणी से खतरा है। तभी उन्होंने उसके गले में वो लॉकेट पहनाया था। यामिनी फिर बोल पड़ती है, जब मैं आपको कुछ नहीं कर पाई तो फिर मैं आपको ग्रेवयार्ड कोठी ले गई जहाँ पर आपके दोस्त शराब के नशे में डूबे हुए थे। मैंने आपको उसी हालत में दरवाजे पर ही छोड़ दिया। मैं उसी वक्त ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाना चाहती थी पर जा नहीं पाई, जैसे कोई चीज मुझे रोक रही हो। जब मैं घर पर गई और ये बात बाबा को बताई तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। उन्हें ये लगा ये सब मेरे अभिशाप के कारण हो रहा है और अगर मुझे ग्रेवयार्ड कोठी में घुसना है तो पहले आपको मारना होगा। बाबा ने मुझे ये भी बताया कि आपको अपने वश में करना मेरे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर दिया। आपसे कई मुलाकातें की, कभी कुएं के पास तो कभी रोंका मुचा घाट पर। मैं कभी आपके दोस्तों के सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी जिस दिन मैं उनके सामने आऊंगी मेरा जाल उसी दिन टूट जाएगा। ये बात बोलते हुए यामिनी अभिमन्यु और कछुए की तरफ देखने लग जाती है। यामिनी गहरी सांस लेने के बाद कहती है, अमावस्या पास आ रही थी और मुझे आपको अपना शिकार बनाना था और जब अमावस्या की रात आई तो आप ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर ही नहीं निकले, पर अपने अभिशाप की वजह से मुझे किसी न किसी को अपना शिकार बनाना जरूरी था। मैं किसी बेगुनाह मर्द को अपना शिकार नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उन मर्दों को चुना जो नीच थे, पापी थे, जिन्हें इस पृथ्वी लोक पर रहने का कोई हक नहीं था। और फिर मैंने मोहित को अपना पहला शिकार बनाया जो एक बहुत बड़ा पापी था। उसके शिकार करने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। सबको लगने लग गया कि 13 साल पहले जिस यक्षिणी को ग्रेवयार्ड कोठी में कैद किया गया था वो यक्षिणी आजाद हो गई। उसी यक्षिणी ने मोहित को अपना शिकार बना लिया। पर सच तो ये था कि असली यक्षिणी तो कभी आजाद हुई नहीं थी। वो आज भी ग्रेवयार्ड कोठी में ही कहीं कैद है। मोहित का शिकार करने वाली मैं थी। यामिनी की बातें सुनकर युग, अभिमन्यु और कछुए तीनों के होश उड़ गए थे। वो बड़े गौर से यामिनी की सारी बातें सुन रहे थे। यामिनी आगे कहती है, पहला शिकार करने के बाद ही मेरी शक्तियां भी बढ़ गई थी और उसके साथ मेरे अंदर की हवस भी। युग बाबू, मुझे जल्द से जल्द आपका शिकार करना था और फिर मैंने अष्टमी की रात चुनी। आपको नृत्य सिखाया ताकि अष्टमी की रात आप ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकले। आपको नृत्य सिखाने का एक कारण यह भी था कि मैं आपके और करीब आना चाहती थी ताकि आप पूरी तरह मेरे मोह में लिप्त हो जाएं, और वैसा ही हुआ। पर अष्टमी की रात नृत्य करने के बाद जब मैं आपको रोंका मुचा घाट पर ले गई तो वहां पर रतन पाली आ गया और मुझे छुपना पड़ा। पर आपके जाते ही मैंने उस रतन पाली को अपना शिकार बनाया क्योंकि मैं पूजा की तैयारी कर चुकी थी। आहुति देना जरूरी था। मैंने उस रतन पाली के साथ भी वही किया जो उसके बेटे मोहित के साथ किया था। यामिनी की बातें सुनकर कछुए के पैर डर के मारे कांपने लग गए थे। उसे ये लगने लग गया था कि जब यामिनी को पता चलेगा कि वो, वंदना, अमोदिता और रजनी मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं तो वो उनका क्या हाल करेगी। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए प्यार भरे अंदाज में कहती है, युग बाबू, जब मैं आपके साथ होती थी तो मुझे आपके साथ एक अपनापन महसूस होता था। आपके साथ वक्त कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। आप बाकी मर्दों के जैसे नहीं थे। आप में कोई खास बात थी। आपने कभी मुझे उन वासना भरी नजरों से नहीं देखा जैसे बाकी मर्द देखते थे। यही बात मेरे दिल को छू गई और मैं आपसे प्यार करने लग गई। मैं आपके साथ प्रेम का नाटक करने जरूर आई थी, पर कब वो प्रेम हकीकत में बदल गया पता ही नहीं चला। प्रेम होता ही ऐसा है, कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जब आपको और करीब से जाना तो पता चला कि आप भी मेरी तरह कई दर्द से गुजरे हैं। माँ बाप का प्यार आपको भी नहीं मिला था और मैं आपको अब और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। आप एक नेक इंसान हैं और मैं आपको मारकर पाप भोगना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आपको अपना शिकार नहीं बनाऊंगी। इसी बात पर बाबा से मेरा झगड़ा भी हुआ था। मैं इस बात पर अड़ गई थी कि मैं आपको अपना शिकार नहीं बनाऊंगी, आपको नहीं मारूंगी। पर तब बाबा ने मुझे बताया कि आपका शिकार करना जरूरी था। वो 13 सालों से आपका ही इंतजार कर रहे थे कि कब आप आए और मैं कब। यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही युग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, क्या कहा अभी तुमने यामिनी? तुम्हारे बाबा मेरा 13 सालों से इंतजार कर रहे थे, पर क्यों? यामिनी जवाब देती है, क्योंकि युग बाबू वो आप ही थे जिसको मारकर मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिल सकती थी, और अपने अभिशाप से मुक्ति पाने के बाद ही मैं अपने बाबा को उनके श्राप से मुक्ति दिला सकती थी। युग हैरानी के साथ कहता है, कैसा श्राप यामिनी? तुम किस श्राप की बात कर रही हो? तुम्हारे बाबा को क्या श्राप मिला था? यामिनी बिना रुके जवाब देती है, बाबा को क्या श्राप मिला था, किसने दिया था, ये बाबा ने मुझे कभी नहीं बताया। जब भी उनसे उस बारे में पूछती तो कहते थे उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया था और उसी की सजा वो इस लोक में भोग रहे थे।
सदियों से अगर एक यक्षिणी एक अभिशाप को भोग रही थी तो एक यक्ष भी था जो सालों से एक श्राप को भोग रहा था इस पृथ्वी लोक पर। युग के कुछ कहने से पहले ही अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है। क्या कहा? यक्ष? मतलब तुम्हारे बाबा एक यक्ष थे? वही यक्ष जो यक्षिण लोक में रहा करते थे? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, यक्ष। मेरी माँ के इस लोक में आने के बाद सदियों बाद बाबा भी इस लोक में आए थे और उन्हें एक पाप के कारण एक श्राप मिला था जिस कारण वो इसी लोक में रह गए। उस श्राप के कारण उनकी सारी शक्तियां चली गई थी जिस कारण वो भी आम इंसान बन गए थे और चाहते हुए भी अपने लोक वापस नहीं लौट पाए। यामिनी नम आंखों के साथ युग को देखते हुए कहती है, बाबा सालों से एक श्राप को भोग रहे थे युग बाबू, जिससे मैं ही उन्हें मुक्ति दिला सकती थी, जिसके लिए पहले मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति पाना जरूरी था और अपने अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे आपको अपना शिकार बनाना था। सिर्फ मेरे बाबा का ही नहीं, मेरी माँ का भी सवाल था जो 13 सालों से ग्रेवयार्ड कोठी में कैद है। मुझे मेरी माँ को भी बचाना था। मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाबा ने मुझे पाला, उन्हें चुनूं या फिर आपको? फिर मैंने वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए था। मैंने ठान लिया था कि मैं आपको अपना शिकार बनाऊंगी, आपके साथ संभोग करूंगी, आपको मार दूंगी। युग खामोशी के साथ यामिनी की बातें सुनता रहता है। यामिनी आगे कहती है, और फिर देखते ही देखते वो रात भी आ गई जिसका सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे बाबा भी इंतजार कर रहे थे। आप और मैं एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। आपने मेरी प्यास बुझा दी थी और प्यास बुझाने के बाद मेरी बारी थी आपको मारने की। पर जब मैं आपको मारने वाली थी मेरी निगाहें आपकी आंखों पर पड़ी और फिर मैंने आपकी आंखों में अपने लिए वो प्रेम देखा जो बाबा की आंखों में भी कभी दिखाई नहीं दिया था। एक तरफ आप थे जो सब जानते हुए भी कह रहे थे कि मुझे मार दो, अगर मेरे मरने से तुम्हें तुम्हारे अभिशाप से मुक्ति मिलती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यामिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो दूसरी तरफ मेरे बाबा थे जो चाहते थे कि मैं आपको मार दूं ताकि मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति मिले और मैं उनको उनके श्राप से मुक्ति दिला पाऊं, उनको वापस से उनकी खोई हुई शक्तियां दिला सकूं। यामिनी आगे की बात कुछ सोचते हुए कहती है, उस रात मुझे मेरे बाबा के प्यार में स्वार्थ नजर आया और युग बाबू आपके प्यार में सच्चा प्यार, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ स्वार्थ की कोई जगह ही नहीं होती है। मुझे लगने लग गया कि बचपन से लेकर मुझे बड़ा करने तक बाबा का उन सब चीजों के पीछे स्वार्थ ही छुपा हुआ था। वो चाहते थे मैं कब बड़ी हूँ और उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिलाऊं, इसलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया था। युग बाबू, मैं आपको नहीं मारना चाहती थी, पर आपने मुझे कसम दी, हमारे प्यार की कसम, और हमारा प्यार झूठा नहीं था, गंगा की तरह पवित्र था, इसलिए मैं आपको मारने वाली थी। पर मैं आपको मारती उसी वक्त एक काले पोशाक वाले ने पीछे से पहले ही मुझ पर हमला किया और फिर आप पर हमला किया। युग खामोशी रहता है। यामिनी की पुरानी बात याद कराने के कारण युग की आंखों के सामने भी वो पल गुजरने लग गए थे, उसे बीते पल याद आने लग गए थे। यामिनी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, उस काले पोशाक वाले को ये बात अच्छे से पता थी कि अपने अभिशाप के कारण मेरे अंदर डायन के गुण थे, इसलिए उसने मुझ पर क्रकड़ से वार किया था, मेरी चोटी काट दी थी, जिस कारण वहीं पर मैंने अपना दम तोड़ दिया। पर मेरे अभिशाप के कारण मेरी आत्मा भटकने लग गई और 9 महीने तक मैं भटकती रही और फिर 9 महीने के बाद शालिनी का शरीर मुझे मिला। शालिनी का शरीर मुझे कैसे मिला, उसके साथ किसने क्या किया, ये सब मैं युग बाबू आपको पहले ही बता चुकी हूँ। युग चुपचाप यामिनी की बातें सुनता रहता है, बीच में दखल नहीं देता है, जैसे वो आज यामिनी से उसकी पूरी दास्तां जानना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि कुछ भी छूटे। जब कोई कुछ नहीं कहता है तो यामिनी ही आगे बोल पड़ती है। जब मैंने शालिनी के शरीर में प्रवेश किया तो भले ही मैं एक यक्षिणी थी, पर मुझे एक इंसान का शरीर मिल गया था जिस कारण मैं आसानी से ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जा सकती थी। ग्रेवयार्ड कोठी में घुसते ही मुझे आभास हो गया था कि वहां पर भी कुछ न कुछ तो अजीब चीज जरूर थी। जब मैं शालिनी के शरीर में 1-2 दिन रही तो मुझे पता चल गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसका वो हाल उस काले साए ने किया था। मैं नहीं जानती थी वो कौन है, पर इतना समझ गई थी कि यही वो खतरा था जिससे बचने के लिए बाबा कहा करते थे। मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में रहकर ही उस काले साए के बारे में जानने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चला। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैंने अपनी माँ को भी ग्रेवयार्ड कोठी में खोजा, पर वो भी कहीं नहीं मिली। पता नहीं उन 3 धर्म गुरुओं ने उन्हें कहाँ पर कैद किया था। यामिनी फिर बोल पड़ती है, मैं माँ को ढूंढ ही रही थी कि उसी वक्त मुझे युग बाबू आपके और आपके दोस्तों के जरिए माँ के ताज के बारे में भी पता चला, और मैं कैसे भी वो ताज हासिल करना चाहती थी, क्योंकि वो मेरी माँ का ताज था, यानी कि मेरा, उस पर मेरा हक था। इसलिए मैं भी ताज ढूंढने में लग गई। आपको याद है युग बाबू, ताज ढूंढने ही हम सब अघोरी के ठिकाने पर गए थे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ कहता है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो मुझे अच्छे से याद है।
वो 4 पड़ाव थे और पहले पड़ाव पर ढेर सारे सांप थे जिन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था। वो तो दादी ने ना होते हुए भी मेरी मदद कर दी थी, वरना मेरा तो वहीं पर खेल खत्म हो जाता। यामिनी कछुए को देखते हुए कहती है, कछुए, तुम्हारी मदद दादी ने नहीं बल्कि मैंने करी थी। उस दिन जो मंत्र तुम्हें सुनाई दे रहा था वो दादी ने नहीं, मैंने तुम्हें बताए थे। कछुआ यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, तुमने मेरी मदद करी, पर क्यों? यामिनी जवाब देती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि युग बाबू के किसी भी दोस्त को कुछ भी हो। आखिर तुम सब मेरे भी तो दोस्त हो ना। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, कछुए के मन में भी यामिनी के लिए हमदर्दी जाग जाती है। उसे भी यामिनी में एक दोस्त दिखाई देने लग जाता है जो अब तक दिखाई नहीं दिया था। यामिनी युग से कहती है, युग बाबू, आपको तो याद ही होगा कि तीसरे पड़ाव में मैं पेड़ के पास जो झूला था वहीं पर रुक गई थी। युग हड़बड़ाहट के साथ कहता है, हाँ याद है, तुम वहीं पर रुकने की जिद कर रही थी और जब मैं और अभिमन्यु वापस आए तो तुम वहां पर नहीं थी। तुम्हें ढूंढते हुए हम परेशान भी हुए थे। तुम हमें आगे मिली थी नदी के पास, तुम भीगी हुई थी, और जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम भीगी कैसे तो तुमने मुझसे कहा, तो तुमने कुछ कहा था, क्या कहा था? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। यामिनी युग को सच्चाई बताते हुए कहती है, उस वक्त मैंने आपसे जो बोला था वो झूठ था युग बाबू। सच तो ये था कि जिस चौथे पड़ाव से झुमका ना होने की वजह से आप वापस आ गए, मैं उसके आगे भी गई थी। वहां पर जाने का एक और रास्ता था जो नदी से होकर जाता था। नदी के अंदर उसी जगह पर अनंत संदूक रखा हुआ था, वही अनंत संदूक जिसमें मेरी माँ के सारे गहने रखे हुए थे, जो उस अघोरी ने उनसे युद्ध के दौरान छल से छीन लिए थे। मुझे लगा उसी के अंदर मेरी माँ का ताज भी होगा। मैंने मंत्रों की शक्ति से उस अनंत संदूक में अपनी माँ का ताज ढूंढने की कोशिश की, पर वो वहां पर भी नहीं था। और फिर मैं नदी के पास आकर ही आपका इंतजार करने लग गई, जहां से हमने सफर तय करना शुरू किया था। यामिनी आगे कहती है, जब वहां से हम वापस आए तो ग्रेवयार्ड कोठी में अघोरी मूर्ति रूप में मर चुका था। आप सभी को लग रहा था कि मैंने यानी यक्षिणी ने उस अघोरी को मारा है, पर मैंने उसे नहीं मारा था। उस काले साए ने उस अघोरी को मारा था। मेरे बाबा ने खुद उस काले साए को अघोरी को मारते हुए देखा था। उस रात जो काली पोशाक वाला आदमी आपसे टकराया था वो मेरे बाबा थे। युग तुरंत यामिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, कहीं तुम्हारे बाबा ही तो वो काली पोशाक वाले आदमी नहीं थे यामिनी, जिसने उस रात तुम पर क्रकट से वार किया था? यामिनी कहती है, नहीं युग बाबू, वो मेरे बाबा नहीं थे। मेरे बाबा कभी मुझे मार नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे सिर्फ एक मैं ही हूँ जो उन्हें उनके श्राप से मुक्ति दिला सकती हूँ। कुछ दिनों बाद जब मैं बाबा से मिली तो उन्होंने फिर मुझे युग बाबू आपको मारने को कहा, पर इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं आपको नहीं मारूंगी। लेकिन मैं बाबा को सीधे मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं बस बाबा को बहाने देती रही कि मैं सही मौके का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही सही मौका आएगा मैं आपको मार दूंगी। पर सच तो ये था कि मैं अपने ताज के साथ तोड़ ढूंढ रही थी अपने अभिशाप से मुक्ति पाने का, वो भी बिना आपको अपना शिकार बनाए हुए युग बाबू। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, अभिमन्यु हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, फिर क्या हुआ यामिनी? क्या तुम्हें कोई तोड़ मिला अपने अभिशाप से मुक्ति पाने का बिना युग को मारे? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।